हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में दोस्तों हम उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा के लिए दोस्तों एसएसटी सब्जेक्ट से ये क्लास करने वाले हैं। और एसएसटी के अंतर्गत भी दोस्तों ये क्लास हमारी पॉलिटिकल साइंस से रहने वाली है। और पॉलिटिकल साइंस में जो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है आतंकवाद। ठीक है। और नए सिलेबस के अनुसार दोस्तों ये हमारे क्लास नंबर 8 है। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी जरूर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो दोस्तों इस क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आतंकवाद। तो आइए समझते हैं दोस्तों कि आतंकवाद किसे कहते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में हम आतंकवाद की दो परिभाषाओं को समझने वाले हैं, एक सामान्य परिभाषा और दूसरी संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवाद की दी गई परिभाषा को। ठीक है, तो आइए समझते हैं दोस्तों पहले सामान्य परिभाषा को। लोगों के मन मस्तिष्क में डर या भय या आतंक पैदा करके अपना लक्ष्य प्राप्त करने वाली विचारधारा को आतंकवाद कहते हैं। तो दोस्तों सामान्य परिभाषा में हमने समझा कि लोगों के मन मस्तिष्क में आतंक का डर पैदा करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही क्या है, आतंकवाद कहलाता है। इस प्रकार की विचारधारा ही दोस्तों क्या कहलाती है, आतंकवाद कहलाती है। ठीक है। और दोस्तों अब हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवाद की दी गई परिभाषाओं को समझने वाले। किसी भी राज्य के विरुद्ध किया गया कोई भी आपराधिक कृत्य जो आम लोगों या समूह या बड़े स्तर पर आतंक या डर का वातावरण निर्मित करता है तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, आतंकवाद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और दोस्तों अब हम ये समझने वाले हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद शब्द है या आतंकवाद शब्द है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। ठीक है, तो आइए समझते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वर्ष 1793-94 के आतंक के शासन से हुई। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1793-94 के आतंक के शासन से हुई। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम आतंकवाद के प्रकार को समझने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम मानव जातीय आतंकवाद को समझने वाले हैं। और मानव जाति के अंतर्गत भी दोस्तों हम राष्ट्रीय आतंकवाद को समझने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि मानव जाति के अंतर्गत राष्ट्रीय आतंकवाद किसे कहते हैं, किसी भी उपराष्ट्रीय मानव जाति समूह द्वारा जानबूझकर की गई हिंसा को मानव जातीय आतंकवाद किया जाता है। जो दोस्तों जानबूझकर की गई हिंसा है उसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है, मानव जातीय आतंकवाद कहा जाता है। श्रीलंका में तमिल राष्ट्रीय समूह और पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी समूह मानव जातीय राष्ट्रवादी आतंकवादी गतिविधियों के क्या है दोस्तों, उदाहरण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों हम धार्मिक आतंकवाद को समझने वाले हैं। ठीक है, और धार्मिक आतंकवाद में दोस्तों आपमैन ने एक परिभाषा दी है। तो दोस्तों आपमैन के अनुसार पूर्णतः अथवा अंशतः धार्मिक उपदेशों द्वारा प्रेरित आतंकवाद हिंसा को देवीय कृत्य अथवा पवित्र कृत्य मानते हैं। तो अंशतः धार्मिक उपदेशों द्वारा प्रेरित आतंकवाद हिंसा को देवीय कृत्य अथवा पवित्र कृत्य मानते हैं। तो दोस्तों किसका कथन है, ये हाफमैन का है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों अब हम वामपंथी आतंकवाद को समझने वाले। पूंजीवादी समाज में मौजूद सभी सामाजिक संबंध एवं राज्य की प्रकृति शोषणात्मक है। तो दोस्तों जो वामपंथी आतंकवाद है उनका मानना है कि जो पूंजीवादी समाज है, पूंजीवादी समाज में जो मौजूद सभी सामाजिक संबंध एवं राज्य की प्रकृति है वो कैसी है, शोषणात्मक है। तो दोस्तों जब शोषणात्मक है फिर उनका मानना यह है कि हिंसक साधनों के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन अनिवार्य है। ठीक है, भारत और नेपाल महुआवादी गुट इसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि वामपंथी आतंकवाद के उदाहरण कौन से हैं। तो दोस्तों जो भारत में महुआवादी गुट है और नेपाल में महुआवादी गुट है ये दोस्तों वामपंथी आतंकवाद के उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों अब हम दक्षिणपंथी आतंकवाद को समझने वाले हैं। दक्षिणपंथी आतंकवाद के उदाहरण जर्मन के नाजीवाद, इटली में फांसीवाद, संयुक्त राज्य अमेरिका में कू क्लस क्लान के रूप में श्वेत आधिपत्य आदि। तो दोस्तों ये किसके उदाहरण हैं, दक्षिणापंथी आतंकवाद के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम पर्यावरणीय आतंकवाद को समझने वाले हैं।
तो दोस्तों चलिए आइए समझते हैं कि पर्यावरणीय आतंकवाद किसे कहते हैं। प्राकृतिक वातावरण के विनाश के विरोध प्रतिरोध है वही पर्यावरण आतंकवाद। प्रकृति जगत की जानबूझकर की गई क्षति। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि पर्यावरणीय आतंकवाद किसे कहते हैं, तो दोस्तों पर्यावरण की जानबूझकर की गई क्षति ही दोस्तों क्या है, पर्यावरणीय आतंकवाद है। ठीक है, पर्यावरणीय आतंकवाद का जो दोस्तों एक महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है 1991 के खाड़ी के युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन ने 1000 से अधिक तेल के कुओं को विस्फोट से उड़ाने के आदेश देकर कुवैत को धुएं से भर दिया। तो दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम साइबर आतंकवाद को समझने वाले हैं। साइबर अपराध जिसे कंप्यूटर अपराध भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से अपराध को कंप्यूटर अपराध कहा जाता है। तो दोस्तों साइबर अपराध को कंप्यूटर अपराध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे धोखाधड़ी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तस्करी और बौद्धिक संपदा की चोरी या गोपनीयता का उल्लंघन आदि, ये दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। और अगला है दोस्तों सरकारी जानकारी पर हमला। तो दोस्तों जो ये साइबर आतंकी होते हैं या साइबर ठगी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो सरकारी डाटा है उसको क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ से साइबर आतंकवाद से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। किस प्रकार से पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध को राज्य सूची में रखा गया है या राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात आती है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। प्रश्न एक तो सीधा सीधा सिंपल इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो साइबर अपराध है, साइबर अपराध को कौन से सूची में रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में दोस्तों शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब बात आती है कि शक्तियों का बंटवारा किस किस के बीच किया गया है। तो दोस्तों शक्तियों का बंटवारा 3 रूप में किया गया है। पहला है दोस्तों संघ सूची, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों राज्य सूची, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत दोस्तों केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है। ठीक है, और राज्य सूची के अंतर्गत दोस्तों राज्य सरकार नियम और कानून बनाती है, और समवर्ती सूची के अंतर्गत दोस्तों राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ये क्या करती है, नियम और कानून बनाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में जो दोस्तों साइबर अपराध है, साइबर अपराध को कौन से सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, या राज्य सरकार इस पर क्या बना सकती है, नियम और कानून बना सकती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम आतंकवादी संगठन को समझने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोको हराम ये किसका आतंकवादी संगठन है। तो दोस्तों ये किसका, नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि उत्फा किसका आतंकी संगठन है या कहाँ का आतंकी संगठन है। तो दोस्तों ये असम का आतंकी संगठन है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि इस्लामिक फ्रंट ये कहाँ का आतंकी संगठन है। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का आतंकी संगठन है। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि तालिबान कहाँ का आतंकी संगठन है। तो दोस्तों तालिबान अफगानिस्तान का आतंकी संगठन है। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि जैश ए मोहम्मद कहाँ का आतंकी संगठन है। तो दोस्तों पाकिस्तान का है। और अगला प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि लश्कर ए तैयबा कहाँ का आतंकी संगठन है। तो दोस्तों ये भी पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम प्रमुख आतंकवादी घटनाओं को समझने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संसद पर कब हमला हुआ। तो दोस्तों 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत सेना पाकिस्तान पर कब सर्जिकल स्ट्राइक करती है। तो दोस्तों 29 सितंबर 2016 को करती है। और किसके जवाब में करती है। तो दोस्तों पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय सेना क्या करती है, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करती है। और उस सर्जिकल स्ट्राइक में दोस्तों भारत 7 आतंकी शिविर को क्या करती है, ध्वस्त करती है। और 38 प्लस आतंकवादी उसमें पाकिस्तान के मारे गए। ठीक है, और अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो मुंबई में ताज होटल है, ताज होटल पर कब हमला हुआ। तो दोस्तों 26/11/2008 को मुंबई के ताजमहल होटल पर क्या होता है, हमला होता है। और उस हमले के दोषी दोस्तों कसाब को क्या फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर।
अगला प्रश्न दोस्तों डोकलाम विवाद पर पूछा जा सकता है। बात आती है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि डोकलाम विवाद किसके मध्य होता है। तो भारत और चीन के मध्य होता है। और यहाँ पर दोस्तों भारत, चीन और भूटान, ये तीनों देशों की सीमाएं क्या होती है, एक दूसरे के साथ साझा करती है। ठीक है। और कब होता है, तो दोस्तों 18 जून 2017 को भारत और चीन के मध्य डोकलाम विवाद होता है। इसमें दोस्तों भारत की सेना चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी को क्या करती है, रोकती है अपने सीमा में अंदर आने से। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ऑपरेशन अजय से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो भारतीयों को वापस लाने के लिए जब दोस्तों इजराइल और हमास का क्या होता है, युद्ध होता है, तो उस युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों ऑपरेशन त्रिनेत्र से पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र क्या है। ठीक है। तो दोस्तों सेना तथा पुलिस का संयुक्त अभियान जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च किया गया। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ऑपरेशन करुणा से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो दोस्तों ऑपरेशन करुणा चक्रवात के समय म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीयों को वापस लाने के लिए दोस्तों ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ऑपरेशन आहट से पूछा जा सकता है। ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए दोस्तों ऑपरेशन आहट चलाया गया। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ऑपरेशन देवीय शक्ति से पूछा जा सकता है। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए दोस्तों ऑपरेशन देवीय शक्ति का प्रयोग किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों ऑपरेशन गंगा से पूछा जा सकता है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत में लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है। अगला जो दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन मेघचक क्या है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पता लगाने के लिए दोस्तों ऑपरेशन मेघचक चलाया गया। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दोस्तों एक कमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसे लगी। और साथ में दोस्तों आप अपने उन सभी साथियों तक इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिनका भी दोस्तों इस बार LT SST से क्या है, पेपर है। ठीक है। और साथ में दोस्तों अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए होगी तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर इस क्लास की PDF मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।